अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कहने मुझे कंफर्म कर देगा आप लोग को आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन भी शो हो रही है। सर चैट का ऑप्शन आप लोग का इनेबल है तो ओनली चैट के थ्रू पार्टिसिपेट जरूर करिएगा ताकि सेशन किस डायरेक्शन में लेके जाना है उसको किस तरह लेके चलना है उसमें आपकी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। सही है। चाहे सेशन को बिगिन करते हैं। बेसिकली आज के सेशन का जो पर्पज़ है हमारे पास वो दो तीन एजेंडा पे बेस कर रहा है। पहली चीज़ हमारे पास इस सब्जेक्ट को किस तरह में लेके चलना होता है और ये किस तरह डिफरेंट है फ्रॉम अदर सी टाइप सब्जेक्ट्स। दूसरी चीज हमारे पास इसका एग्जाम स्टाइल या इसका जो पेपर हमारे पास आ रहा होता है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उसका लेआउट क्या होता है, उसकी लेंथ क्या होती है। तीसरी चीज सीबी एनवायरनमेंट के अंदर हमें एमएसए वन को किस तरह मैनेज करना होता है। चौथी चीज हमें एमएसए वन को किस तरह अप्रोच करना है अगर हम सेल्फ स्टडी पे भी जा रहे होते हैं, अगर हम क्लासेस के साथ भी चीजों को लेकर चल रहे होते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हम इस सब्जेक्ट के अंदर कर रहे होते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो मैं अपना भी दे देता हूँ फिर सर हामिद अपना भी दे देंगे। बेसिकली इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 ईयर्स और 2.5 ईयर्स जब से हम ये एमएसए वन टीच कर रहे हैं। मैंने सीए कंप्लीट किया था बैक इन 2021 और एसीसीए मेरा कंप्लीट होता बैक इन 2019। तो जब मैंने सीए कंप्लीट किया था तब एमएसए स्कीम चेंज हो चुकी थी ऑलरेडी। तो मैंने और सर हामिद दोनों ने ही जो है वो एमएसए स्टाइल पेपर ऑलरेडी दिए हुए। प्रोफेशनल बैकग्राउंड से सर हामिद भी फर्म के साथ प्रोफेशनली एसोसिएटेड है, मैं भी एक एमएनसी के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो उसके अंदर हमारे पास एक प्रोफेशनल नॉलेज जो चाहिए होती है इवन इस सब्जेक्ट को लेकर चलने के लिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट की मेन थीम है आपके पास थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल है। कि आप थ्योरेटिकल वर्ल्ड से निकल के प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब आते हैं तो आपको किस तरह परफॉर्म करना होता है, आपको चीज़ों को किस तरह होलिस्टिक वे के अंदर प्रोफेशनल कीवर्ड्स के साथ चीज़ों को लेकर चलना होता है। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, ओवरव्यू पे हम पहले बात कर लेते हैं देन फिर मैं आपको सिलेबस पे लेके चलता हूँ। अच्छा मुझे एक चीज़ काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कितने स्टूडेंट्स हैं आप में से जो जिनकी सेकेंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले नहीं है, ताकि फिर मैं उसी तरह फ्लो को लेके चलूँ। चैट में मुझे काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा, आई विल नॉट डिस्क्लोज। सेकेंड है, सही है। और क्विकली बता दें, फर्स्ट और सेकेंड ही सब आपको मेंशन करना है। फर्स्ट है, सही है। सेकेंड सही है। फर्स्ट चले, आई थिंक मिक्स ऑडियंस है। तो फर्स्ट के लिहाज से भी पेपर वगैरह होता कैसे हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। देन एग्जाम में कॉमन मिस्टेक्स क्या हो रही होती हैं, क्यों ये पेपर आपके पास रुक रहा होता है डिस्पाइट हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज, उस पर भी फिर हम जो है वो डिस्कशन कर लेंगे। फर्स्ट की भी वैसे हमारे पास मेजोरिटी है। देखें आपके पास लेंथ ऑफ द जो पेपर है ना, वो चीज क्लियर बाइफिकेशन है बिटवीन द एमएसए स्टाइल एग्जाम एंड सी फैब एग्जाम। इसके अंदर आपके पास फर्क क्यों आता है, क्योंकि एमएसए वन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट, जब इसका नाम मल्टी सब्जेक्ट असेसमेंट है। जिसमें एमएसए वन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास एफएफआर का कोर्स जो आप पढ़ के आए हुए हैं, सी फाइव सिक्स ऑडिट का कोर्स जो आप पढ़ के आए हुए हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है अलोंग विद सम पोर्शन ऑफ द लॉ। दूसरी चीज, जब आप एमएसए स्टाइल के अंदर आ रहे होते हैं तो आपके पास यहाँ पे केस स्टडी स्टाइल इंट्रोड्यूस हो जाता है। केस स्टडी स्टाइल के अंदर मेन डिफरेंस ये होता है कि आपके पास चीजों को होलिस्टिक वे के अंदर आपने लेके चलना होता है। एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का केस आपको प्रेजेंट हुआ हुआ होता है, उसकी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हर रिक्वायरमेंट में सब रिक्वायरमेंट्स भी आपके पास होती हैं। तो मल्टीपल अपेंडिसेस होंगी, रिक्वायरमेंट्स होंगी, लेंथ होगी, तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको आपने एसिमुलेट करना सीखना है कि आपने उस इंफॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल करना है। देन आपके पास दूसरे सीफएफ एग्जाम से जिस तरह मैंने डिफरेंस
आपसे डिस्कस किया कि आपके पास प्रैक्टिकल अप्रोच होती है एमएसए स्टाइल के अंदर, जिसमें आपके पास प्रोफेशनल टोन ऑफ राइटिंग आपने अडॉप्ट करनी है, प्रायोरिटाइजेशन आपने सीखनी है, बिगर इशू बिगर पिक्चर को किस तरह आइडेंटिफाई करके हमें लेके चलना है, वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्लस आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अंदर आपकी सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ज़्यादा मैटर कर रही होगी। इसी वजह से इस पेपर के अंदर कैलकुलेशन आपको कम नजर आएगी, डिस्पाइट एफएफआर इसमें 60 to 65% टेस्ट हो रहा होता। उसका रीजन ही यही है कि वो आपसे यहाँ पे आपकी इंटरप्रिटेशन, आप किस तरह किसी भी स्टैंडर्ड को किसी भी रिक्वायरमेंट को इन अ प्रैक्टिकल सिनेरियो अप्लाई कर रहे होते हैं, आप किस तरह प्रैक्टिकल सिचुएशन को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, ये सारी स्किल्स आपकी यहाँ पे टेस्ट हो रही है। सिलेबस ब्रॉडली हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग वाला एरिया है जो एफएफआर से बोरो हो रहा है, ऑडिट अश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज है जो आपके पास ऑडिट से आ रहा है, देन आपके पास कंपनी लॉ एंड एथिक्स का पोर्शन है जो आपके पास एथिक्स की अगर मैं बात करूँ 5 से 10 मार्क्स के लिए टेस्ट हो रहा होता है, बट कंपनी लॉ का पोर्शन अगर कभी पूछा जाता भी है तो वो 2 से 3 मार्क्स पे आपसे पूछा जा रहा होता है। अब अगर मैं आपको इसके सिलेबस की डिटेल ब्रेकडाउन पे लेके चलूँ, देखें जो आईकैप ने इसका सिलेबस बनाया हुआ है उसके अंदर भी टीचिंग आवर्स और वेटेज के थ्रू, वॉइस चले मैं थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूँ। देखिए आईकैप ने जो इसका सिलेबस बनाया हुआ है उसके अंदर भी क्लियर बाइफिकेशन की हुई है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्टिंग एरिया की वेटेज 55 to 65% जारी होती है, ऑडिट अश्योरेंस आपके पास 25 to 30% जा रहा होता है, देन आपके पास कंपनी लॉ एथिक्स 5 to 15 मार्क्स जा रहा होता है। क्लियरली इस ग्रिड से भी ये चीज डिटरमिन हो रही होती है कि जिसकी अकाउंटिंग पे ग्रिप होगी उसकी इस पेपर पे कमांड होगी। क्योंकि अभी आपसे जब मैं पेपर भी शेयर करके आपको शो करूंगा तो मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स में आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इंटरप्रिटेशन नजर आ रही होगी। इवन ऑडिट के अंदर भी जो आपकी रिस्क की आइडेंटिफिकेशन है, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस है, उसके अंदर भी आपकी अकाउंटिंग इन्वॉल्व होगी। तो द की टू पास दिस पेपर मेनली लाइज इन ग्रिपिंग द अकाउंटिंग पार्ट। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर मैं डिटेल ब्रेकडाउन की बात करूं तो आपके पास ऑब्वियसली कंप्लीट आईएफआरएस के अंदर भी जिस तरह हम एफएफआर के अंदर क्या करते थे कि कुछ स्टैंडर्ड्स जो हमने कैफ में पढ़े हुए होते थे उनको हम इग्नोर करके जा रहे होते थे और वो पेपर में फ्रीक्वेंटली टेस्ट नहीं होते थे। फॉर एग्जांपल इवन IS1 IS7 इस तरह के स्टैंडर्ड्स आपके पास पेपर में डायरेक्टली टेस्ट नहीं हो रहे होते थे, बट आप रिसेंट अटेम्प्ट का भी पेपर उठाएंगे उसमें उसने IS7 के ऊपर ही 10 मार्क्स तक का आपसे चीजें पूछी गई, और वो भी नॉर्मल कैलकुलेशन वाली चीजें नहीं पूछी गई। उसके अंदर जो आपकी सब्जेक्टिविटी है कि आपके पास कैश फ्लो की कंपेरेबिलिटी किस तरह इंश्योर हो रही होती है, ऑपरेटिंग सेगमेंट के अंदर आपके पास क्या चीजें आ रही होती हैं, उसके अंदर क्या मिस्टेक्स हैं, वो आपने आइडेंटिफाई करनी होती है। इट मीन्स आपके पास सिलेबस तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू एफएफआर है, बट सिलेबस के अंदर देर इज नो प्रायोरिटाइजेशन। IFRS 8 भी आपको मिलेगा, IS8 भी आपको टेस्ट होता हुआ मिलेगा, IS37 IS38 जो कैफ के भी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी आपसे 5 से 10 मार्क्स तक के लिए इजीली पूछे जा रहे होंगे। नॉट जस्ट इन एमएसए, ये पेपर जिस पेपर से बोरो किया गया है ICAW का रिपोर्टिंग वाला पेपर, उसके अंदर भी आपके पास इवन 10 to 15 मार्क्स तक भी वो IS38 जैसे स्टैंडर्ड्स को भी टेस्ट कर रहा होता है। इट मीन्स कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए जो आपके पास बेंचमार्क बन रहा होगा वो आपका सिलेबस होगा। आपने कंप्लीटनेस पे कंप्रोमाइज नहीं करना है, स्पेशली अकाउंटिंग। सबसे कॉमन मिस्टेक जो बनती है स्टूडेंट्स की वो यही बनती है कि वो पेपर को सही से समझ नहीं पाते, रिवीजन स्ट्रेटेजी उनकी अलाइन नहीं होती, अकॉर्डिंगली वो इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड पे फोकस करके चले जाते हैं, और जो दूसरे स्टैंडर्ड्स होते हैं जिसमें से इजी मार्क्स आपके सिक्योर हो सकते हैं वो लूज कर देते हैं पेपर। अकॉर्डिंगली आपके पास जब इजी मार्क्स आप लूज करेंगे तो पेपर में आप मुश्किल में आते हैं। अब आप यहाँ पे देखें IS1 अलॉन्ग विद दी स्केजुअल्स ऑफ द कंपनीज है, IS27 जो हम नॉर्मली डायरेक्टली नहीं कवर कर रहे होते एफएफआर के अंदर, इनडायरेक्टली जो कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड होता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या आपने सब्सिडी एसोसिएट वगैरह को इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैसे डील करना है, ये मेजोरिटी स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। इसकी भी एप्लीकेशन आपके पास नजर आ रही होगी। IFRS 12 डिस्क्लोजर्स वगैरह नॉर्मली हमने नहीं देखे, इससे भी सवाल बन सकता है। IFRS 2 हो गया, 13 हो गया, इवन IFRS 8 पे उसने रिसेंट अटेम्प्ट में ही 5 से 7 मार्क्स का सवाल बना दिया जो नॉर्मली आपके पास एफएफआर में टेस्ट नहीं होता। बताने का पर्पज ये है कि स्टैंडर्ड की जो लिस्ट आ रही है
ईच स्टैंडर्ड इज एज इम्पोर्टेंट एज आपके पास जो इम्पोर्टेंट IFRS हैं, जिसमें IFRS 15, IFRS 16, IFRS 2, जितने भी आपके IFRS 9 वाले स्टैंडर्ड्स हैं, इसके साथ ही IS 34 जैसे स्टैंडर्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। आपको पूरे पूरे सवाल इसमें मिल जाएंगे जिसके अंदर वो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट की डिफरेंशिएशन पूछ रहा होता है विद दी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि आपके पास कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिफरेंस आ रहा होगा, ऑडिट अप्रोचेस में क्या क्या फर्क आ रहा होगा, अगर आप हाफ ईयरली पे जा रहे हैं या आप ईयर एंड ऑडिट पे जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आपने ये करनी है कि जितने भी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके सिलेबस में शामिल है, उसको आपने स्किम करके अपने पास एक कंप्लीशन चेकलिस्ट क्रिएट करनी है। दूसरी चीज ऑडिट एश्योरेंस वाले एरिया की अगर मैं बात करूं, सिलेबस आपके पास ऑलमोस्ट सिमिलर टू CFAP 6 है, बट आप ये एक्सपेक्ट नहीं करिएगा कि आप ऑडिट का पेपर देने जा रहे हैं। ऑडिट और FFR वो ऑलरेडी आपसे टेस्ट कर चुका है, सो व्हाई देयर इज द नीड फॉर MSA 1। इसके अंदर वो अब आपकी प्रैक्टिकल इंसाइट को टेस्ट करना चाह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको एक फर्म के सिनेरियो के अंदर सवाल में दिया जाए, उसमें आप किस तरह की डिसीजंस ले रहे होंगे, जिसमें आपको ऑडिटिंग नॉलेज भी यूज करनी है, जिसमें आपको अकाउंटिंग नॉलेज भी यूज करनी है। उसी के अंदर किस तरह आप पार्टनर रिव्यू है, मैनेजर रिव्यू है, उसके दरमियान बाइफिकेशन क्रिएट कर पाएंगे, किस तरह अर्जेंसी ऑफ द इशू को आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पिक कर पाते हैं, ये सारी चीजें आपकी टेस्ट हो रही होंगी। फिर एक और सवाल होता है जिसमें आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस वाला रोल दिया जाता है। उसमें आपसे अगर आपका फाइनेंस डायरेक्टर आपसे कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछ रहा है तो आपकी टोन किस तरह होनी चाहिए, हाउ डू यू गोइंग टू एडवाइस हिम कि किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की इम्प्लीकेशन क्या है, किसी भी बिजनेस डिसीजन पे या कोई नया स्टैंडर्ड आया तो आप किस तरह उस चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं टू दी नॉन फाइनेंशियल ऑडियंस, फॉर एग्जाम्पल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसी तरह जब ये दो सिनेरियोज आपके पेपर में प्रीडोमिनेंटली क्रिएट हुए हुए होते हैं, तो जो एथिक्स वाला एरिया है आपके पास वो भी इसी तरह बाइफिकेटेड है, कि आपके पास क्वेश्चन 1 के अंदर अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस वाला सिनेरियो है तो एथिक्स का एरिया भी वैसे ही पर्टेन करेगा। क्वेश्चन 2 के अंदर नॉर्मली आपके पास अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस है तो आपका एथिक्स वाला एरिया अकॉर्डिंगली चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस पे कैसे अप्लाई हो रहा है वो भी आपके पास इसमें आ रहा होगा। टॉपिक वाइज बात करें तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपके पास नॉर्मल आइजाज जो है वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, बट आप जब इसके क्वेश्चन देख रहे होंगे MSA 1 के तो इनकी आपको एक डिफरेंट एप्लीकेशन नजर आई। जो आपने CFAP 6 ऑडिट में इनकी एप्लीकेशन जिस तरह देखी है उससे डिफरेंट एप्लीकेशन आपको MSA 1 के अंदर नजर आ रही होगी। जब आप वो कोर्स वगैरह भी साथ साथ पढ़ोगे तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि ऑडिट के एरिया को किस तरह डिफरेंटली लेके चलना है। ये ऐसा नहीं है पेपर कि आपने FFR रिवाइज कर लिया, ऑडिट रिवाइज कर लिया और आपका MSA 1 पास हो जाए। अगर ऐसा होता तो इस पेपर को रखने की ICAP कोई जरूरत नहीं पेश आती। इट मीन्स MSA 1 के लिए आपको रिवीजन तो जरूरी है दोनों का, बट वो रिवीजन किस तरह चल करना है, किस तरह चीजें लेके चलनी है, वो सर हामिद भी आपको थोड़ी देर में बता भी रहे होंगे। मेन चीज होती है कि MSA 1 को MSA 1 की तरह ही तैयार किया जाए। कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले पूरा FFR उठाते हैं, उसको FFR की तरह ही रिवाइज करते हैं, ऑडिट उठाते हैं, उसको ऑडिट की तरह ही रिवाइज करते हैं, इतनी देर में पेपर आपका आ जाए। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपनी प्रैक्टिस को या इस पेपर को समझते हुए अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तो आप गलत डायरेक्शन में जाते हुए ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देंगे उन एरियाज पे जिसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। वैसे कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़े हुए ऑलरेडी FFR के अंदर, आपके लिए कोई नई चीज नहीं होगी, एक्सेप्ट कुछ एरियाज ऐसे जिसको आपने पहले एक डिफरेंट एंगल से देखा था फ्रॉम कैलकुलेशन परस्पेक्टिव, अब वो आपको नजर आ रहे होंगे फ्रॉम गाइडेंस परस्पेक्टिव, फ्रॉम इंटरप्रिटेशन परस्पेक्टिव, फ्रॉम एप्लीकेशन परस्पेक्टिव। आप किस तरह चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो चीजें आपको यहाँ पे एप्लीकेशन उसकी नजर आ रही है। देन सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट सेट आपके पास सिलेबस मौजूद है, जिसमें अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स वगैरह भी आपके पास आ रही होती है। कंपनी लॉ का आपके पास लिमिटेड पोर्शन आ रहा होता है जिसमें आपके पास लिमिटेड सेक्शन है अकाउंट्स एंड ऑडिट से रिलेटेड। इसी तरह आपके पास कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे अप्लाई हो रही होती हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस का है, वो भी इसमें अप्लाई हो रहा होता है। देन कोड ऑफ एथिक्स ICAP का जो इशूड है वो भी आपके पास अप्लाई हो रहा होता है। बट प्रीडोमिनेंटली एथिक्स का एरिया ऐसा है जो 10 मार्क्स तक का आपके पास नॉर्मली पेपर में आ रहा होता है। लॉ वाला एरिया वो कभी कभार अगर पूछ ले तो 2 से 3 मार्क्स तक वो चीजें इसमें जारी होती है। सिलेबस दिखाने का पर्पस ये है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपके पास इस सिलेबस की डेप्थ कितनी ज्यादा है, कि आपके पास टॉपिक्स कितने ज्यादा इसमें इनकॉर्पोरेटेड हैं, कंप्लीट 2 CFAP सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना। देन उसकी प्रैक्टिस भी उस तरह से करना जिस तरह MSA 1 के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। तो इस पेपर को आप एक रैशनल अप्रोच के साथ जब तक लेके नहीं चलेंगे, क्लियर डायरेक्शन के साथ लेके नहीं चलेंगे, आप इस पेपर पे ग्रिप लेकर नहीं आ सकते। बिकॉज आई एम एज्यूमिंग आपके पास इसके साथ और भी पेपर्स होंगे, आप पूरा टाइम सिर्फ इस भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते।
इट मीन्स आपको ये क्लियरली डिस्टिंग्विश करना है कि आपकी MSA 1 की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दोबारा मैं अगर आपको पेपर भी शो कर दूं, देन उसके बाद आगे मूव करते हैं। देखिए पेपर आपके पास 4 hours 15 minutes का है। CB होने के बाद उन्होंने हाफ आवर आपको अवार्ड किया हुआ है, अभी तक ये चीज़ एप्लीकेबल है। लेकिन जब भी ICAP चाहे तो उस चीज़ को रिवोक कर सकता है, बिकॉज दिस इज दी एडिशनल टाइम। अब 4 घंटे 15 मिनट का पेपर है 100 मार्क्स का। बट वाई देर इज अ नीड कि आपके पास इतना एक्सटेंसिव आवर्स का पेपर रखा गया। उसका रीजन ये है कि अगर आप इस पेपर की रिक्वायरमेंट्स को ही स्किम करेंगे और आप अगर क्वेश्चन 1 पे आते हैं तो आपको नजर आएगा कि पहला पेज सिर्फ रिक्वायरमेंट्स और अपेंडिसेस की इंफॉर्मेशन पे है, कंप्लीट पेज। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है पहला? 50 मार्क्स का। आपको नजर आ रही होंगी इसके अंदर 6 रिक्वायरमेंट तो एक्सप्लिसिटली मेंशन है। बट जो चीज़ हम मिस कर देते हैं कि एक रिक्वायरमेंट में फर्दर सब रिक्वायरमेंट होती है, कि एट टाइम्स आपसे वो आइडेंटिफाई भी करने को बोल रहा है, एक्सप्लेन करने के भी बोल रहा है इशूज, प्लस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशूज भी पूछ रहा है। तो ऑडिट रिस्क, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इशूज, ये तो दो सब रिक्वायरमेंट हो गई इन वन रिक्वायरमेंट। जब आपके पास इतनी ज्यादा मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलोंग विद आपके पास इतनी सारी अपेंडिसेस अवेलेबल हैं, तो ये एक स्किल सेट बन जाती है MSA 1 MSA 2 को पास करने के लिए, कि आप इंफॉर्मेशन को हैंडल करना सीखें, इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट करना, कॉम्प्रिहेंड करना सीखें। और प्लानिंग जितनी इस पेपर में इंपॉर्टेंट है उतनी किसी दूसरे CPAP पेपर के अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर प्लानिंग वाली अप्रोच को अडॉप्ट नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ ना, कॉमन मेरी जब स्टूडेंट से बात हुई तो मेन रीजन क्या आता है? सर क्वेश्चन 1 पे हमारा तकरीबन 2.5 घंटे लग गए। क्वेश्चन 1 पे हमने 50% प्लस टाइम इन्वेस्ट कर दिया पेपर में। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन 2 पे हमें रश करना पड़ा, क्वेश्चन 3 करने का हमारे पास टाइम नहीं बचा। सर पेपर मुश्किल था? नहीं, पेपर हमें आता था बट हमसे मैनेज नहीं हुआ। अगेन सॉफ्टवेयर वाली चीज पे, जिस पे आपके पास कुछ लिमिटेशंस है हाईलाइटिंग की, वो लोग जिनके पास फिजिकल पेपर अगर अवेलेबल नहीं होता है तो उनके पास डिफरेंट चैलेंजेस हैं, जिसके लिए प्रिपेयर करने की आज से जरूरत है कि आपकी प्रैक्टिस के अंदर वही सारी चीजें इंकॉर्पोरेटेड हों जो एग्जाम स्टाइल, एग्जाम सिनेरियो, एग्जाम सर्कमस्टेंसेस से पर्टेन करती है। ताकि आपकी प्रैक्टिस ये ना हो कि आप एक डिफरेंट डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, पेपर में आपको जाके एक डिफरेंट मीडियम आपको फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे मार्क्स लूज हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास ये भी फीडबैक आया कि हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू चीजें मैनेज नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कैलकुलेशन वाला एरिया था, जो बाकी चीजें थी, उस पर हमारा बहुत टाइम इन्वेस्ट हुआ, हमें नहीं समझ में आया कि सॉफ्टवेयर को उसको किस तरह सॉल्व करना था। इवन अभी मैं आपको कॉमन मिस्टेक भी दिखाऊंगा जिसमें एग्जामिनर ने भी हाईलाइट किया हुआ है कि आप कैलकुलेशन तो कर लेते हैं बट उस कैलकुलेशन को सही से अपने आंसर एरिया में पेस्ट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से आपके पास जो वर्किंग के मार्क्स हैं वो स्टूडेंट लूज कर रहे होते हैं। कमिंग बैक टू क्वेश्चन 1, आपके पास अपेंडिसेस हैं, मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं। अपेंडिसेस की अगर मैं आपको सिर्फ एक लेंथ दिखाऊं ओवरव्यू देने के लिए, कि आपके पास अपेंडिस 1 में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसमें आपके पास मल्टीपल स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेशन साइमल्टेनियसली हो रही होगी। डिफरेंट सिनेरियोज आपको गिवन होंगे इन अ सिंगल क्वेश्चन, जिसमें आपको कभी नेविगेट करना पड़ रहा होगा IS 38 पे, कभी IFRS 15 पे, कभी ऑडिट पे। सारी चीजें आपकी कंबाइनली चल रही हो। और आप इसकी लेंथ जो है वो चेक कर सकते हैं कि अपेंडिसिस के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सारी आपके पास कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक आपके पास सवाल में गिवन है, अलॉन्ग विद डिफरेंट इंफॉर्मेशन, जिसको आपने लिंक करना है, कंबाइन करना है, देन आपने आंसर करना है। देन आपके पास अपेंडिक्स 5 आ रही है, जिसमें आपके पास अगेन एथिक्स की रिक्वायरमेंट्स, बाकी दूसरी अटैचमेंट्स आ रही हैं। अभी तक हमारे पास पेपर इसमें चल ही रहा है। क्वेश्चन 1 आपके पास है, 11 पेजेस पे जाके आपका क्वेश्चन 1 एंड हो रहा है। और आप टोटल देख सकते हैं कि 21 पेजेस का क्वेश्चन पेपर आपके पास है। तो क्लियरली इस चीज से ये आइडेंटिफाई हो रहा है कि हमारे पास दिस पेपर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर CFAP एग्जाम। इस पेपर में अगर आपने MSA 1 स्टाइल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सही से नहीं करी, आप पेपर को हैंडल नहीं कर सकेंगे, भले आपको पेपर आता हो। आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रांग होगी, बट अब आप खुद देखें ना, अगर 11 पेजेस तो आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है 50 मार्क्स का, जिसके अंदर 6 रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाइड है, सब रिक्वायरमेंट्स अगर मैं मिला लूँ तो 10 से प्लस रिक्वायरमेंट्स हैं जो माइंड में रखते हुए आपको सवाल को पढ़ना है। तो आप इस सवाल को आते हुए भी अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप मैनेज नहीं कर सकेंगे। आपका ये सवाल लाजमी टाइम से ओवररन करेगा, जिसका इम्पैक्ट ओवरऑल पेपर पे आपके आ रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 भी अगर आप देखेंगे उसके अंदर भी 4 अपेंडिसेस आ रही हैं, उसके अंदर भी आपके पास 4 रिक्वायरमेंट्स आ रही है।
उसमें भी आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज बने हुए हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रीडोमिनेटली अकाउंटिंग से ही पूछ रहा हो, मोस्टली क्वेश्चन टू आपका अकाउंटिंग रिलेटेड होता है, जिसमें आपकी मोस्टली कंसोलिडेशन वाला एरिया टेस्ट हो रहा होता है, बट इसके अंदर वो चाहे तो थोड़ा बहुत पोर्शन ऑडिट का भी इंकॉर्पोरेट कर सकता है। एथिक्स का भी आपको यहाँ पे एरिया नजर आ रहा होगा, जिसकी एप्लीकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस वाली होगी। देन अगेन अपेंडिसेस के अंदर फिर आपके पास कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं। आपके पास अगेन नोट्स जो आ रहे हैं वो भी एट लेंथ आ रहे हैं विद लॉट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसको यूज करते हुए बिन आपने क्वेश्चन टू को जो 25 मार्क्स का है आंसर करना है। देन आपके पास ये एंड होने के बाद क्वेश्चन थ्री आ रहा होता है। क्वेश्चन थ्री भी क्वेश्चन टू दोनों 25 मार्क्स के होते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन टू आपके पास अकाउंटिंग सिनेरियो से पर्टेन कर रहा होता है और क्वेश्चन थ्री ऑडिट साइड की तरफ पर्टेन कर रहा होता है, बट इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी पूछ रहा होता है। तो हर सवाल के अंदर आपको अकाउंटिंग जो है डोमिनेट करती हुई नजर आएगी और ऑडिटिंग। बट हैविंग सेड दिस, आपके पास अकाउंटिंग के साथ साथ ऑडिट के भी स्पेसिफिक सिनेरियोस पूछ सकता है। किस तरह आपने एक्सपर्ट को एंगेज करना है, ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्प्लीकेशन होगी। एट टाइम उसने स्पेसिफिक आइजाज पे भी जाके सवाल पूछा है। किस वजह से? ताकि स्टूडेंट सेलेक्टिव स्टडी पे ना जाए। क्वेश्चन थ्री की भी अगर आप लेंथ देखेंगे तो अगेन आपके पास वही अपेंडिसेस के अंदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और आपके पास पेपर जो आके एंड हो रहा है वो 21 पेजेस पे आपके पास जाके पेपर एंड हो रहा है। तो सिर्फ ओवरव्यू देने का आइडिया उनके लिए जरूरी है जो फर्स्ट टाइम एमएसए वन में अपेयर होने जा रहे हैं, कि एमएसए वन को अप्रोच करने की आपकी स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट बनी हुई होनी चाहिए। आपका प्रैक्टिस मटेरियल, प्रैक्टिस सोर्स क्लियरली आपको पता होनी चाहिए कि जब आप एमएसए वन को एमएसए वन स्टाइल से ही प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं हो रहे होते, साइमल्टेनियसली आपकी स्किल्स भी डेवलप हो रही होती हैं उस पेपर को हैंडल करने की, उस पेपर को एसिमुलेट करने की। इसलिए मैं बार बार स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि आप इसको अकाउंटिंग और ऑडिट का पेपर ट्रीट ना करें, आप इसको एमएसए वन का पेपर ट्रीट करें। तनामे भी आपको बता रहे होंगे कि हमारी अप्रोच के अंदर भी और जो क्लासेस बनाने का भी जो मेन पर्पस था वो एमएसए स्टाइल पे ही बनी हुई है। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि ऑडिट के लेक्चर्स होता है, अकाउंटिंग के लेक्चर्स होता है, उसको कंबाइन कर दिए। इसी वजह से हमने एक समराइज वे इसमें अडॉप्ट की है, चीज़ों को रिवाइज करने के लिए समरी लेक्चर अप्रोच रखी हुई है, ताकि आपके स्टैंडर्ड्स के कॉन्सेप्ट क्विकली रिफ्रेश हो और आप एज सून एज पॉसिबल प्रैक्टिस में मूव कर सकें, जो की है इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए। अब आगे आपसे जो इसमें कॉमन रिक्वायरमेंट्स आपके पास आ रही होती हैं और अप्रोचेस हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो सर हामिद आपसे डिस्कस कर रहे होंगे। मैं सर हामिद को हैंड ओवर कर देता हूँ। जी सर, आप कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे बताइएगा, आप लोगों को आवाज़ क्लियर आ रही है? ओके। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा पेपर स्टाइल। तो आप लोगों ने देख लिया कि एक अच्छा लेंदी पेपर होता है, अराउंड 20 मार्क्स पे फैला हुआ पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन 25 का है, थर्ड भी 25 का है। फर्स्ट में एक मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स को वो पूछ रहा होता है, जिसमें ऑडिट एज वेल एज अकाउंटिंग ओवरऑल कवरेज हो रही होती है। सेकंड में जनरली हमारा कंसोलिडेशन का जो एरिया है, जो हमारे एफआर के पेपर में भी एक 20 मार्क्स 25 मार्क्स का एक पेटेंट सवाल आता था, तो यहाँ पे भी इसी तरह है। इस 25 में मेजर नंबर जो है वो कंसोलिडेशन के एरिया से होती हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो उस कंसोलिडेटेड एसएफपी बनाना या पीएनएल बनाना, कभी कैश फ्लो का सवाल आ जाए, उसके नंबर बड़े लिमिटेड होते हैं, 5 से 6 होते हैं। लेकिन कंसोलिडेशन की एप्लीकेशन, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज, कब एंटिटी सब्सिडरी बनेगी मेरी, कब एंटिटी एसोसिएट बनेगी, कौन सी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट में जेवी स्ट्रक्चर आ जाएगा, वो सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है
बनिस्बत इसके कि हम आंसर को प्रैक्टिकली नंबर्स में सॉल्व करें। इसी तरह अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो वो मेनली ऑडिट साइड पे उसका इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है। जनरली उसमें किस तरह के सवाल आ रहे होते हैं, जो हमारा एक कंक्लूजन फेज सॉर्ट ऑफ वर्क होगा, या एग्जीक्यूशन और कंक्लूजन के बीच के फेज का वो क्वेश्चन होता है। कंक्लूजन में क्या दे रहा होता है जनरली, या तो फिर जो हमारे ऑडिट में भी हम देखते थे कि रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन बता दो, लेकिन वहाँ खाली रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन नहीं, वो ऑडिट इशू से डायरेक्टली लिंक्ड होगा और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन भी होगा, यानी कि आइसोलेशन में ऑडिट नहीं होगा वो। हाँ, इंक्लिनेशन उसका जरूर ऑडिट की तरफ होगा, बट अकाउंटिंग से बिल्कुल कनेक्टेड चल रहा होगा, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम देखें तो अकाउंटिंग और अच्छा ऑडिटर बंदा उस वक्त बन ही नहीं सकता, मैं बोलता हूँ, जब तक उसको अकाउंटिंग अच्छी नहीं आ सकती। क्योंकि जब हम ऑडिट रिस्क निकालते हैं, एक तो जनरल बिजनेस रिस्क या इन्वायरमेंट से या कॉम्पिटिटिव जो स्ट्रक्चर चल रहा है, ये सब चीजें तो आपके बिजनेस रिस्क को इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन सबसे मोर इम्पोर्टेंटली क्या होता है, अकाउंटिंग इश्यूज। अकाउंटिंग सही करनी नहीं आ रही, कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, उस वजह से एंट्रीज गलत पड़ गई। तो ये वाला जो रिस्क है, ये अगर अकाउंटिंग हमें प्रॉपरली आइडेंटिफाइड होंगी तो ऑटोमेटिकली हमें ऑडिट भी अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं। सिमिलरली और हमें अकाउंटिंग वगैरह की कहाँ जरूरत पड़ती है, अब मैं बिजनेस में चला गया, फाइनेंशियल कंट्रोलर बन गया, तो बीइंग अ इंडस्ट्री का चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मुझे एक कंट्रोल होना चाहिए, अकाउंटिंग भी मुझे प्रॉपर आनी चाहिए, और वहां पे मेरी लिखने की टोन भी बिल्कुल डिफरेंट हो रही होगी। ऑडिट में कोई भी इशू, कोई भी अकाउंटिंग से रिलेटेड चीज का मेरा एनालिसिस का मकसद होता है रिस्क की कवरेज। बिजनेस में मेरे उसी चीज को आइडेंटिफाई या अंडरस्टैंड करने का पर्पस कुछ और होता है। वो क्या होता है, मेरी फाइनेंशियल क्या रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यूजर्स के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाने, पर्टिकुलरली व्हेन आई एम ए लिस्टेड एंटिटी। तो जब मैं लिस्टेड एंटिटी हूँ, मुझे पता होना चाहिए आज मैं ये कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ, इससे मेरी बैलेंस शीट, मेरे पीएनएल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच को देखते हुए ये पेपर आया है। इसीलिए इसके लेंदी सवाल होने का रीजन यही है कि ये एक आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देता है, और इसी सिनेरियोज की वजह से स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी होती है, इतना सारे डेटा को कैसे मैनेज करना है, ये डिफिकल्टी होती है। इतने बड़े पेपर को कैसे हैंडल करना है, कौन अच्छा। और ऐसा भी नहीं है कि आइसोलेशन में एक सवाल एक कॉन्सेप्ट को टेस्ट कर रहा है, एक सवाल के इवन एक बुलेट जो एक रिक्वायरमेंट दी हुई है, या एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें उसने इम्प्लीकेशंस बतानी है हमें, उसमें भी दो दो तीन तीन स्टैंडर्ड्स कवर हो रहे हैं। तो एक बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच वाला पेपर है। पर्टिकुलरली ऑडिट पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, तो अगर आप प्रैक्टिकली फर्म में इंगेज्ड हैं और रोजाना आप ऑडिट का काम कर रहे हैं, तो फिर आपको ऑडिट साइड शायद इस पेपर की इतनी डिफिकल्ट ना लगे, वो आपका नेचर ही बन चुकी होती है। अच्छा, अब हम कॉमन रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो क्या क्या तरीके के सवाल आ रहे होते हैं। जाहिर है इन सवाल के अंदर स्टैंडर्ड्स की टेस्टिंग, कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग डिफर कर रही होगी हर पेपर में, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे आ रहे होते हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट पूछता है वो जर्नली। रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट वो किस तरह के सवालों में पूछ सकता है, कोई नई ट्रांजैक्शन बिजनेस करना चाह रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, तो बिजनेस को इवैल्यूएट करना आपको फाइनेंशियल कंट्रोलर बना देगा या आपको अकाउंटेंट बना देगा, और बोलेगा बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप बोर्ड को प्रेजेंट कर रहे हो या सीएफओ को प्रेजेंट कर रहे हो, बताओ इससे इम्प्लीकेशन क्या आएगी। क्योंकि फाइनेंशियल नंबर्स बहुत मोर इम्पोर्टेंट चीज होती हैं, क्योंकि यूजर्स के पास वही जारी होती हैं। इस हिसाब से आपने पूरा बिजनेस, खाली ट्रीटमेंट करना नहीं है, ट्रीटमेंट को एक्सप्लेन करना है। जब आप एक्सप्लेन करने जाते हैं ना, और जब आप दो नंबर निकालने जाते हैं, वो बड़ा आसान होता है। क्यों? जब आप एक्सप्लेन करने जाते हैं तो आपको आइडिया होता है, अच्छा पीएनएल में ये इम्पैक्ट आएगा, बैलेंस शीट में ये इम्पैक्ट आएगा। और जब आप उसको नंबर्स के थ्रू कर नहीं रहे होते ना, यानी कि पूरा सवाल नहीं सॉल्व कर रहे होते, तो फिर एंगल्स मिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब हम साथ साथ न्यूमेरिकल वर्किंग के साथ अपने इस ट्रीटमेंट को बैकअप कर रहे होंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है हर सवाल में
दोनों चीजें दे। कभी कभार तो वो बोलते हैं नंबर्स से आप जस्टिफाई भी करें या नंबर्स के थ्रू एक्सप्लेन भी करें, तो वो शायद थोड़ा आसान इसलिए हो जाता है, हम नंबर्स में स्ट्रांग होते हैं, हम नंबर्स के थ्रू वर्किंग अपनी बना लेते हैं, फिर उस वर्किंग को एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन जहां उसने न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर वर्किंग आपकी नहीं मांगी, अगर आप करने जाते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा, नहीं करने जाते हैं तो एंगल्स मिस हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच आपकी होनी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस ही एक बिल्कुल डिफरेंट चलना चाहिए। अच्छा, इस तरह के रिक्वायरमेंट में रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट में आपको चलना कैसे है या इन चीज़ों को अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आप अपने स्टैंडर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे, कौन कौन से ट्रिगर हो रहे हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो से। फिर छोटा छोटा उस सिनेरियो की एप्लीकेशन लिखेंगे, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट लिखेंगे, और स्टैंडर्ड किस तरह अप्लाई होगा थर्ड नंबर पे वो लिखेंगे। ये लिखते हुए हमें ब्रेथ अपने पॉइंट्स की सारी कवर करनी है, लेकिन बहुत ज्यादा लेंथ में या क्वेश्चन के उस सिनेरियो में डूबना नहीं है। रीजन ये है, एक रिपीटेटिव एग्जामिनर कमेंट है, और हमें भी जब स्टूडेंट से बात करते हैं जो चीज फील होती है कि स्टूडेंट्स इस पेपर को पूरा नहीं कर पाते, इसकी लेंथ की वजह से, इसके डेटा में या तो फिर गुम हो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल चीज मैं समझता हूँ ना, वो टाइम मैनेजमेंट इस पेपर की सबसे ज्यादा क्रिटिकल चीज है। सेकंड, एक्सप्लेन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन ऑफ अ बिजनेस डिसीजन। ये बिजनेस वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए जनरली आ रहा होगा। ऑडिट रिस्क और प्रोसीजर्स। अच्छा, अब ऑडिट रिस्क एंड प्रोसीजर्स तो हमने बहुत ऑडिट के पेपर में किए हुए। यहाँ थोड़ा एम्बिट इस तरह से डिफरेंट हो जाता है कि वो रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन से ऑडिट रिस्क को लिंक करता है। सबसे पहले आपसे कोई न्यू ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर हुई हुई होंगी या कोई कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हुई हुई होंगी, उनके थ्रू आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ट्रीटमेंट पूछेगा, और उस ट्रीटमेंट की रिजल्ट से आने वाले रिस्क को आपने उससे अलाइन करना पड़ेगा। और रिस्क फैक्टर्स बेसिकली वो होंगे जो ट्रीटमेंट में आपने कॉम्प्लेक्स एरियाज आइडेंटिफाई किए होंगे। यानी कि वही जो मैंने इनिशियली बात की थी कि ऑडिट रिस्क भी जो आता है वो रिपोर्टिंग रिस्क होता है, तो ऑडिट रिस्क आता है। इसके अलावा भी ऑडिट रिस्क के जनरेटर्स होते हैं। कंट्रोल अच्छे नहीं है, वो भी ऑडिट रिस्क का जनरेटर है। बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मार्केट अच्छी नहीं चल रही, फ्रॉड फैक्टर्स। लेकिन प्रीडोमिनेंटली अगर आप अपने ऑडिट रिस्क देखेंगे तो वो उसका ड्राइवर जो होगा वो अकाउंटिंग रिस्क होगा। फिर रिव्यूइंग द वर्क ऑफ द जूनियर। अब क्या होगा, एक सिनेरियो एग्जीक्यूशन के एंड की स्टेज या कंक्लूजन के स्टार्ट की स्टेज का दिया हुआ होगा। उसमें आपने क्या करना है, ऑलरेडी प्रोसीजर्स दिए हुए होंगे जो किए हुए होंगे। अब आपने ये देखा होगा फर्दर कौन कौन सा अजर्शन में से अजर्शन वाइज टिकिंग करनी होगी कि कौन कौन से अजर्शंस पे काम होगी है, कौन कौन से अजर्शंस पे काम रहता है, कौन कौन से जर्नल प्रोसीजर्स होने चाहिए थे जो नहीं हुए हैं। तो खाली रिव्यू करते हुए आपने एक तो एडिशनल प्रोसीजर्स भी जनरली बताने होंगे, प्लस आपने एरियाज हाईलाइट करने होंगे कौन कौन सा एरिया मिस आउट हो गया है। क्योंकि खाली प्रोसीजर बताने से काम इसलिए नहीं चलेगा, आप इसने ये आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल सिनेरियो में बिठा देगा। प्रैक्टिकल सिनेरियो में जब भी आप किसी जूनियर का वर्क रिव्यू कर रहे होते हैं, आपका पर्पस ये होता है कि अगली दफा वो रिव्यू पॉइंट ना आए। यानी कि उसको मैं इतनी अंडरस्टैंडिंग दे दूं प्रॉपरली कि जो उसने प्रोसीजर छोड़ा है उससे क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है हमारे ऑडिट पे, या क्या असर्शंस मिस आउट हो रहे हैं, या मैं क्या चीज पे कंफर्ट नहीं ले पा रहा जो कंफर्ट मुझे रिक्वायर्ड है अंडर द स्टैंडर्ड्स। फिर हम आ जाते हैं इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट। तो ऑडिट रिपोर्ट के इम्प्लीकेशंस बेसिकली क्या होते हैं। तो ये वाला सवाल तो जनरली हम ऑडिट में देख के भी आ चुके हैं, और ये बड़ा स्मूथली होता है, वही कि क्वालिफिकेशन जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए, कैम आना चाहिए नहीं आना चाहिए। इसमें इतनी ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्सिटी इस तरह के क्वेश्चन में होती नहीं है। फिर हमारे पास कभी कभार जो है वो क्वेश्चन 2 में ही जनरली आ रहा होता है या 3 में आ रहा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये पेपर जो है ये नंबर से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ज्यादा इंटरेस्टेड है। यानी कि आप किस तरह से अपनी इंटरप्रिटेशन डेवलप करते हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्रीहेंड करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, इस पे फोकस है इस पेपर का। तो उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस भी एक इसी तरह का टूल है। ये भी आपको दोनों फॉर्म में दे सकता है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन बिजनेस एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस।
क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बेसिकली रेशियो एनालिसिस है। रेशियोज कंप्यूट तो आप कर देंगे, उन रेशियोज से क्या क्या मीनिंग निकल रहा है, और वो भी आइसोलेशन में नहीं होगा, इस पेपर में प्रॉपर सिनेरियो दिया हुआ होगा। वो बिजनेस वाला सिनेरियो भी हो सकता है, वो आपका ऑडिट पर्सपेक्टिव से भी सिनेरियो हो सकता है, जिसके थ्रू आप प्रिलिमिनरी रिस्क निकाल ले होंगे, या एज अ कंक्लूजन ऑफ द ऑडिट आखिर में देख रहे होंगे यार कोई रिस्क अनटच तो नहीं रह गया, बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस या ब्रॉड। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता क्या है, रेशियोज आपको एक ब्रॉड लेवल ओवरव्यू दे देते हैं, एक बर्ड्स आई व्यू दे देते हैं कि कोई बड़ी चीज मिस ना हो जाए। इटसेल्फ ये कोई इतना अच्छा प्रोसीजर नहीं होता, लेकिन फ्रॉम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पार्टनर ने देखना है, वो ऊपर से चीज देखेगा, उसको आइडिया हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छा टूल है, यानी कि इन नंबर्स को आपको एक मीनिंगफुल एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए एक कॉम्प्रीहेंड करना है बड़े अच्छे तरीके से, कि क्या जो भी एग्जाम में रिक्वायरमेंट है वो स्पेसिफिक रेशोज की क्या इंटरप्रिटेशंस आ रही हैं, या क्या इम्प्लीकेशंस आ रही हैं हमारे पर्टिकुलर सिनेरियो में। अगर वो ऑडिट का सवाल है तो वो रिस्क किस तरह जनरेट कर रहा है, अगर वो बीइंग अ बिजनेस में इन्वॉल्व चार्टर्ड अकाउंटेंट का सवाल है तो मेरे बिजनेस को किस तरीके से वो इम्प्लीकेट कर रहा है। ये सारी इंटरप्रिटेशन मुझे आनी चाहिए, और दोनों की टोन में बड़ा डिफरेंस होता है, और वो मुझे बड़ा अच्छे तरीके से आना चाहिए कि किस तरह मैं दोनों टोन्स में डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। और वो इसी तरह होगा जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे इस तरह के सवालों को, फिर ही हमें आएगा। एथिकल इश्यूज कॉमन चीजें आ रही होती हैं, जिस तरह हम पहले भी देख चुके हैं, कंबाइंड मैनर में बस आ रहा होता है। ये एक फर्क है कि बिजनेस और ऑडिट दोनों के एथिकल इश्यूज इसमें कवर हो रहे होते हैं, लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी मैं बोलूंगा नहीं है, जो आप अब तक पढ़ के आ चुके हैं। इसके बाद अगर हम अप्रोचेस की बात करें, तो हम दोनों अप्रोचेस डिस्कस कर लेंगे, कि अगर आप क्लासेस के साथ पेपर अटेम्प्ट करने जाते हैं, या आप सेल्फ प्रिपरेशन में जाते हैं, तो दोनों अप्रोचेस पढ़ लेते हैं। देखें, पेपर अगर करने की बात आती है, क्योंकि आप लोगों ने ऑडिट और अकाउंटिंग दोनों पढ़ा हुआ है, तो सेल्फ प्रिपरेशन में बिल्कुल जा सकते हैं। बस मेन चीज़ क्या है कि पेपर एक बड़ा लेंदी पेपर है, प्लस डेटा को कैसे एसिमुलेट करना है, डेटा को कैसे कंबाइन करना है, और डेटा को कैसे मैनेज करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्रिटिकल पॉइंट्स की लिंकिंग, एक एक पैरा में तीन तीन स्टैंडर्ड्स भी टेस्ट हो रहे होंगे, उनकी लिंकेज को कैसे आइडेंटिफाई करना है। कोर्स इतना लेंदी होना, इतना बड़ा कोर्स कहीं से भी आ सकता है, अकाउंटिंग एज वेल एज ऑडिटिंग। तो उस पूरे कोर्स को कैसे मैनेज किया जाए वाइल कवरिंग ईच ऑफ द कॉन्सेप्ट, फिर आंसर कैसे किया जाए, अपने अंदर जो कॉन्सेप्ट है उसको बाहर कैसे लाया जाए, पेपर पे कैसे कॉम्प्रिहेंड किया जाए, एक्सप्लेन किया जाए। तो ये चैलेंजेस होंगे अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन में जाते हैं। इन चीज़ों को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। अगर आप क्लास मैनर में आते हैं तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर सेशंस एंड लेक्चर्स जो हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे, उसमें ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपके अंदर बिल्ट इन हो जाएंगी जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि हमारी अप्रोच ही प्रैक्टिस की इस तरह हो रही होगी, इन सारे पॉइंट्स को गैदर करते हुए हो रही होगी। उसमें आप राइटिंग स्किल भी सीख रहे होंगे, उसमें आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख रहे होंगे। वो सारी चीज़ों को एक इनकम्पस करते हुए एक एक सवाल हो रहा होगा। तो ये एक जो टीचर के साथ या लेक्चर सेशन लेते हुए जो प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, या वो अप्रोच फॉलो कर रहे होंगे, उसमें बेनिफिट है। खुद करना चाहें तो इन एंगल्स पे ज़रूर काम करिएगा, ये मेरी सजेशन है। और खुद करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को बड़े ओवरव्यू तौर पे स्किम करें, बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट पे स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली काम करने की ज़रूरत नहीं है, कि आप हर कॉन्सेप्ट के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन उठाया और करने लग गए। नहीं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ब्रॉड लेवल पे जाएं, ओवरव्यूज लें, फिर स्टार्ट करें आई कैप की क्वेश्चन बैंक से। उसमें एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस होते हैं, उसको करें। फिर आप करें, अच्छा जब भी सवाल करें एग्जामिनर कमेंट्स को ज़रूर ध्यान में रखें, और टाइम को शुरू से बना लें कि टाइम मैनेजमेंट आपने एक बहुत क्रूशल है इस पेपर के लिए, तो टाइम के हिसाब से ही प्रैक्टिस करें। फिर आप जाएं एग्जाम एग्जाम क्वेश्चंस में, डायरेक्ट जो पास पेपर के क्वेश्चंस है एग्जाम स्टाइल के बाद,
फिर आप जाएं कुछ ICAW के रिसेंट अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन में, और ये आपने इंश्योर करना है कि 1 मंथ बिफोर द एग्जाम आपने एटलीस्ट 2 पेपर्स तो वन सिटिंग में बैठ के कंप्लीटली करने। उन 2 पेपर्स को आज हाथ नहीं लगाना, उनके किसी पास पेपर क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाना। वो आपको फिर एक रियल टाइम फीलर देगा एग्जाम वाला, और बहुत फिर एक अच्छी अप्रोच हो जाती है हमारी। और एग्जाम में बैठते हुए कॉन्फिडेंस भी आ रहा होता है कि यार मैंने 2 पेपर देखे हुए हैं इसी तरह से। लास्ट चीज ये बोलूंगा कि जो सॉफ्टवेयर है उसको भी आज से देखना शुरू कर दें, कि ऐसा ना हो एक मीडियम, सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है, एक मीडियम ऑफ आंसरिंग है, एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग द एग्जामिनर है, लेकिन उसकी वजह से कहीं लैक ऑफ उसकी प्रैक्टिस की वजह से हमारा कॉन्सेप्ट्स अच्छे भी हों तो हम सफर ना कर रहे हो। इसलिए आज से सॉफ्टवेयर भी देखना बड़ा जरूरी है। हमारी अप्रोच भी वैसे तो मैंने साथ साथ डिस्कस कर ली है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। हमारा ओवरऑल पोर्टल इस मैकेनिज्म में बना हुआ है कि सारे स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट कवर्ड है। इवन IS 16 से लेके IS 37, IS 10, IFRS 8, जो छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स हैं वो भी कवर हैं, और बहुत ही 10 to 15 मिनट्स की वीडियोस में कवर्ड है। रीजन क्या है? यहाँ पे हमें एक बर्ड्स आई व्यू चाहिए, और जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स इन स्टैंडर्ड्स के हैं वो कवर करने। बेसिक्स चीजें तो आपको पता है, तो वो सारी उस चीज को ध्यान में रखते हुए बड़े टेलर मेड लेक्चर हैं MSA 1 के लिए। और आप देखेंगे उन्हीं चीजों से मेनली आपका सवाल बन रहे होते हैं। इसी तरह जो बड़े लेक्चर स्टैंडर्ड्स हैं जैसे कि IFRS 9, IFRS 15 कंसोल का एरिया, उसको भी हमने कॉम्प्रिहेंसिव भी किया हुआ है और शॉर्ट भी किया हुआ है, कवरेज भी इंश्योर करी हुई है। और लेकिन उसमें जाहिर है 15-20 मिनट्स में वो नहीं हो सकते, वो एक थोड़े से एक्सटेंसिव लेक्चर है, लेकिन वो भी अगर आप टाइम आपके पास कम है और इस पेपर में टाइम भी कम लगाना चाहते हैं, तो मेरी तो रिकमेंडेशन यही होगी कि आप लेक्चर्स लें। रीजन ये है कि चीजें आपको सिमटी हुई एक जगह पे मिल जाएंगी, कॉन्सेप्ट सारे एक जगह पे समराइज हुए हुए मिल जाएंगे। प्लस हमारे पास एक समरी किट है जो जिसमें क्या कहते हैं हर स्टैंडर्ड एक एक 1.5-1.5 पेज 2-2 पेज पे कवर हुआ हुआ है। इस क्योंकि एग्जाम में ऑल दो हमारे 5 बुक्स अलाउड है, लेकिन 5 बुक्स लेके जाके एग्जाम सिनेरियो में बंदा पैनिक ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। एक अगर आप छोटी सी बुक लेके जाएंगे और उस पे अगर आपका कमांड होगा बड़े इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो वो समरी की एक हमारी बुक है जिसमें मेनली आपको, अगर आप पास पेपर उठाएंगे तो हर पास पेपर में 60-70% जो ऑडिट का अकाउंटिंग का एरिया होता है उसके पॉइंट्स कवर्ड मिलेंगे। बस उसको आपको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि वो जाहिर है समरी बुक है। लाइव प्रैक्टिस भी हम सेशंस कंडक्ट करा रहे होंगे। बाकी हमारे पास एक सफिशिएंट मटेरियल ऑलरेडी बना हुआ भी रखा हुआ है, आप पोर्टल्स के एक्सेस लेके देख सकते हैं। फुल पास पेपर भी हमने 2-3 कराए हुए हैं, तो उससे भी एक आपको आइडिया मिल सकता है एक वन सिटिंग में किस तरीके से पास पेपर होता है। और इंशाल्लाह हम जो कोर्स अपनी कवरेज की डेडलाइन बना रहे होंगे वो 1 मंथ पहले, यानी कि अक्टूबर एंड तकरीबन या नवंबर बिल्कुल स्टार्ट में हम खत्म कर देंगे। तो ये एक बेनिफिट होता है लेक्चर्स के साथ पेपर देने का, कि आपको चीज़ें सिमटी हुई अरेंज्ड हुई हुई मिल जाएंगी, और कोई मतलब रिस्क नहीं रहेगा कि अगर आप कोई पॉइंट जो हमने बताया है जो बेसिकली इस पेपर के चैलेंजेस हैं वो मिस ना हो जाए। जनरली अगर आप लेक्चर ले लेते हैं तो आपको इंडिविजुअली ऑडिट और रिपोर्टिंग का एरिया रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, अनलेस के क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो स्पेसिफिक MSA 1 के लिए हैं। अनलेस के कोई ऐसा स्टैंडर्ड है जो बहुत ही वीक है जो आपको इनसे समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि जाहिर है एक समराइज्ड और ओवरव्यू मैनर में ये लेक्चर्स बने हुए हैं। तो अगर कोई ऐसा एरिया है जो बिल्कुल ही भूल चुके हैं तो उसमें जाहिर है फिर आपको पुरानी चीज में कुछ ना कुछ पुराने रजिस्टर्स को रेफर करना पड़ेगा। सर अरीब, अब आप अगर इनको वो सॉफ्टवेयर दिखा दें थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दें। तो बेसिकली कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे शेयर करने हैं। अ, देखें, एक ही आपके पास कंपाइलेशन आ रही है।
जिसमें आपके पास जो हमारे पास टॉपिक्स कवर हो रहे होंगे और वो लेक्चर्स में किस किस तरह कवर हुए हुए हैं, या इसको सिंपली मैं ये कहूँ कि आपके पास एक लेक्चर्स कंट्रोल शीट भी अवेलेबल है, जिससे आपको फ्रॉम द बिगनिंग ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपके पास कौन कौन से एरियाज पे कितने लेक्चर्स हैं, कौन कौन से ICAW के ICAP के क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने कवर किए हुए हैं। मोस्टली हमारे पास ICAP के जितने भी रिसेंट अटेम्प्ट के पास पेपर्स हैं वो किसी न किसी फॉर्म में लेक्चर्स में या आपके पास कंप्लीट पास पेपर डिस्कशंस के अंदर ऑलरेडी कवर है। तो इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपके पास कोर्स किस लेंथ पे है, उसके अंदर आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स टेस्ट हुए। दूसरी चीज, लास्ट टाइम भी स्टूडेंट्स ने बार बार पूछा था कि हमारे पास सर सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी। तो उसके लिए फिर हमने चीज़ों को थोड़ा सा सीक्वेंस में भी करके एक लिस्ट शेयर की थी कि आपने अगर इस कोर्स को लेके चलना है विद द लेक्चर्स, अगर आप लेके चलते हैं या आप वैसे भी लेके चल रहे होते हैं, तो आपके पास क्या सीक्वेंस इसके अंदर आपके पास बन सकती है, जिसके थ्रू आप इन कंप्लीट कंट्रोल रहें और चीज़ें आपके पास जितना पॉसिबल लॉजिकली कनेक्ट हो सके वो हो जाए। अदरवाइज कोई ऐसा सीक्वेंस की इसमें जरूरत नहीं है, क्योंकि कोर्सेज आपने ऑलरेडी पढ़े हुए होते हैं। लेकिन फिर भी ऑन अ सेफ साइड कि आपके पास अगर लेक्चर्स को आपने फॉलो करना है तो आप ये सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। फर्दर हमारे पास एग्जाम सॉफ्टवेयर तो आप लोग वैसे भी अपने पास इंस्टॉल करके देख लेंगे। मैं आपको पहले एक ओवरव्यू बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर आपके पास इंस्टॉल कैसे हो रहा होगा। उसकी एक गाइडेंस जो है वो ICAP ने शेयर की हुई है, जिसमें आपने एग्जाम के प्रैक्टिस टेस्ट को किस तरह रन करना है। तो आपके पास ICAP के फोरम पे जाके जब आप जाएंगे एग्जाम सॉफ्टवेयर आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपके पास एक लिंक इनेबल होगा, जिसके थ्रू आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट की सूरत में एक फाइल डाउनलोड होगी। उस फाइल को जब आप अनजिप करके अपने पास सेव करेंगे तो आपके पास असेसमेंट मास्टर की एक एप्लीकेशन आ रही होगी। उस एप्लीकेशन को जब आप इंस्टॉल करके ओपन कर रहे होंगे, देन आपके पास इस तरह की विंडो आने के बाद सॉफ्टवेयर आपसे स्टूडेंट ID और पासवर्ड मांग रहा होगा। स्टूडेंट ID पासवर्ड ICAP ने पेपर के लिहाज से ऑलरेडी दिए हुए हैं। जैसे MSA 1 के ऊपर अगर मैं आता हूँ तो वहाँ पे आपके पास ये पेपर अवेलेबल है। MSA 1 डेमो 1 अगर आप लिखेंगे तो आपके पास विंटर 2020 का पेपर आ जाएगा। तो 3 उसने डिफरेंट आपको डेमोस अवेलेबल किए हुए। जब ये लॉगिन ID पासवर्ड आप यहाँ पे डाल रहे होंगे, देन आपके पास सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा होगा। दूसरी चीज, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो कुछ और गाइडेंस हमारे पास होती हैं, ICAP ने एक अच्छा बुकलेट शेयर किया था, जिसमें सॉफ्टवेयर के जो जो चैलेंजेस हैं, जो फंक्शनैलिटीज हैं, वो सारी इसके अंदर लिस्ट डाउन हुई हुई हैं। अब ये इस पहला क्वेश्चन जो इसके अंदर सेक्शन है वो आपके पास फाइनल से पर्टेन नहीं करता, ये आपके पास AFC लेवल से या उससे पहले जो कैप वाले कुछ एरियाज उससे पर्टेन कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ से आपके पास ऐसे टाइप क्वेश्चन से बेसिकली CFAP का एग्जाम सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है, जिसमें आपके पास मल्टी विंडोज होती हैं। एक विंडो आपके पास जो साइड पे नजर आ रही है, इसमें आपका क्वेश्चन पेपर आ रहा होता है जो स्क्रोलेबल होता है। दूसरी साइड पे आपके पास ऊपर जो एरिया आप देख रहे हैं, जिसको नीचे इन्होंने रिच टेक्स्ट फॉर्मेट करके भी सेपरेट किया हुआ है, ये आपका मेन आंसर एरिया। इस आंसर एरिया में जो भी आप पेश करेंगे वही फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग आगे जा रहा होगा। जो नीचे आपको स्प्रेडशीट वाला एरिया दिया हुआ है, उसमें आप जो भी चीज करेंगे वो चेकिंग के लिए कंसीडर्ड नहीं होगा। और इसी पे आपको मैं एग्जामिनर कमेंट भी दिखा रहा हूँ कि उसने यही मेंशन किया हुआ है कि स्टूडेंट्स ने जो भी वर्किंग इस स्प्रेडशीट में करी, उस वर्किंग को उन्होंने ऊपर कॉपी नहीं किया। तो उस वर्किंग में अगर उनको मार्क्स मिल सकते थे तो उन्होंने वो मार्क्स यूज कर दिए। क्यों? ऊपर जो आपके पास आंसर जा रहा होगा वो पेस्ट होके फाइनल नंबर जा रहा होगा। वो नंबर ड्राइव कैसे हुआ, एग्जामिनर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। या तो वो नंबर सही है तो फुल मार्क्स, अगर वो नंबर सही नहीं है जो आपने कैलकुलेट किया तो आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। वर्किंग से फायदा ये होता है कि जब हम स्प्रेडशीट में वर्किंग करके ऊपर पेस्ट कर देते हैं तो हमारे 5 में से 3 स्टेप सही हो सकते हैं, 2 स्टेप सही हो सकते हैं। तो एग्जामिनर पार्शल मार्क्स भी अवॉर्ड कर रहा होता है फॉर दोज वर्किंग्स। बट वो वर्किंग्स उसके लिए क्लियरली आइडेंटिफाइबल हो, क्लियरली मेंशन हो। ऐसा ना हो कि उस वर्किंग को आप खुद भी ना समझ सके तो एग्जामिनर कैसे समझ रहा है। तो ये एक कॉमन चीज़ है जो मुझे 2 से 3 एग्जामिनर कमेंट्स के अंदर नजर आई, कि स्टूडेंट्स जो हैं स्प्रेडशीट वाली वर्किंग को प्रॉपरली आंसर एरिया में रेफर नहीं कर रहे होते या पेस्ट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से मार्क्स लूज हो रहे होते हैं। इसको आप एक्सेल नहीं समझिएगा, ये आपके पास स्प्रेडशीट है विद लिमिटेड फंक्शनैलिटीज। जब आप इसको खुद भी पूरा प्रोसीजर फॉलो करके ओपन कर रहे होंगे तो आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करिएगा। इसमें आपको बहुत सारी शॉर्टकट कीज इनेबल नहीं होंगी जो नॉर्मली एक्सेल में होती हैं। कॉपी पेस्टिंग के अंदर भी जब आप ऊपर करेंगे फॉर्मेट तो एज इट इज जा रहा होता है, बट उसके साथ कुछ लिमिटेशन होती है। प्लस इन 3 विंडोज को नेविगेट करना किस तरह करना है, आपके पास कि पेपर की एक ही स्क्रीन शो हो रही है, आपने इस पोर्शन को कंसाइज करना है या आपने इसको मैक्सिमाइज करना है, अकॉर्डिंगली ऊपर वाले पोर्शन का आपने आंसर किस तरह लेके चलना है।
तो ये मल्टीपल चैलेंजेस आपके पास आ रहे होते हैं। आई वुड रिकमेंड कि अभी आपको जो मैंने तरीका बताया, आप लोग एग्जाम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, अपने पास उस चीज़ को ओपन करें। ऑल्दो हमारे पास अगले कमिंग क्लासेस के अंदर और लेक्चर्स के अंदर भी एग्जाम सॉफ्टवेयर पे किस तरह चीज़ों को लेके चलना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होनी चाहिए उसके साथ, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हैं। बट सबके पास आज की डेट से एग्जाम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। कोशिश करें जितना ज़्यादा खुद को इस सॉफ्टवेयर से फेमिलराइज आप करेंगे उतना आपके लिए आसानी होगी। क्योंकि चैलेंज क्या है कि आपके पास क्वेश्चन पेपर में हाईलाइटिंग का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अभी तक। तो आपने इन्फॉर्मेशन को कैसे याद रखना है, फिर आपने उस आंसर के अंदर किस तरह यूज करना है। अभी हमने ये चीज चेक भी की थी कि 21 पेजेस का आपका जब क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करने के लिए आपके पास डिफिकल्टीज आ सकती हैं वाइल नेविगेटिंग दिस सॉफ्टवेयर। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है इसको भी मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। इसमें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज अवेलेबल हैं, किस तरह आप टेबल वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं और उसके अंदर चेंजेस अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। देन आपके पास कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स भी हैं जो आपके स्प्रेडशीट पे अप्लाई हो रहे होंगे, वो भी यहाँ पे लिस्ट डाउन हुए हैं। अदर फंक्शंस वगैरह कैलकुलेटर तो आप अपने साथ ही लेके जा रहे होते हैं। देन नोटपैड वाली चीज़ भी आपको जरूरत नहीं होती। फाइंड वाला ऑप्शन आपके पास किस तरह है कि आप चीज़ें सर्च जरूर कर सकते हैं, जिस टाइम पे आपकी वो सर्च एरिया में लिखा हुआ होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। देन आपके पास ये मैथमेटिकल टेबल्स भी आपके पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं है। दूसरा फ्लैगिंग ऑप्शन। फ्लैगिंग ऑप्शन बहुत इसमें अच्छा ऑप्शन है कि आपने अगर कोई रिक्वायरमेंट पार्शियली अटेम्प्ट की भी है या आपको उस पर रिवर्ट बैक करना है तो आप उसको फ्लैग करके आगे मूव कर सकते हैं। एट ऑल टाइम्स आपके पास स्क्रीन पे वो चीज़ अवेलेबल होगी कि कब आप फ्लैग वाले आंसर पर रिवर्ट बैक कर सकते हैं। कोई चीज़ फ्लैग रह जाए, आपका एग्जाम खत्म हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लैगिंग सिर्फ आपकी अपनी ईज के लिए टूरिंग और शेडिंग भी उसके अंदर अवेलेबल होती है। आंसर नेविगेशन में भी आपके पास सारी चीजें अवेलेबल होती हैं कि आप कौन से एरिया पे बिलोंग कर रहे हैं। अब ये जो बाइफिकेशन हुई हुई है 1 2, ये विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट हुई है। फॉर एग्जाम्पल 1A 1B 1C, तो आपके पास वो तीनों चीजें 1 2 3 के अंदर आ रही होंगी। ये ऐसा नहीं है कि वन क्वेश्चन नंबर 1 होगा। जो हम पहले भी बात करते थे कि हर रिक्वायरमेंट को सेपरेट पेज पर अटेम्प्ट करें, तो वो चीज़ अब सॉफ्टवेयर में ही बिल्ट इन है कि आप एट अ टाइम एक ही रिक्वायरमेंट को सॉफ्टवेयर में अटेम्प्ट कर रहे होंगे। नेविगेशन किस तरह करनी है, ऑटो सेव अवेलेबल ऑप्शन है इसके अंदर। डिस्कनेक्ट अगर आपके पास हो जाता है या आपके पास सॉफ्टवेयर जब आप देखेंगे बीच में वो लोडिंग टाइम ले रहा होता है, इन सारे टाइम का इम्पैक्ट आपके एग्जाम टाइम पे नहीं आता। जितना भी आपके पास सॉफ्टवेयर अगर लैग कर रहा होगा या बिटवीन क्वेश्चंस नेविगेट करने में उसमें जो भी टाइम आ रहा होगा वो आपके पेपर टाइम को अफेक्ट नहीं कर रहा होगा। ऑटो सेव ऑप्शन आपके पास ये होता है कि कोई खुदा ना खास्ता पावर फेलियर आता है या कोई डिस्कनेक्टिविटी इशू आती है, तो जो चीज़ आप एग्जाम एरिया में आंसर एरिया के अंदर टाइप कर रहे होंगे वो ऑटो पे सेव, उसको आपने सेपरेटली जो है वो सेव करने की जरूरत नहीं। टाइमर आपके पास ऊपर चल रहा होगा जो हर बंदे के लिए डिफरेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन सिस्टम इनएफिशिएंसी टाइम, जो उसने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। तो ये इनएफिशिएंसी टाइम जो है आप इसको इग्नोर कर रहे होंगे और ये आपके ऊपर वाली क्लॉक टाइम का पार्ट नहीं बन रहा होगा। देन जब आपके पास एग्जाम टाइम खत्म हो रहा होगा तो एग्जाम आपका ऑटोमेटिकली लॉग ऑफ हो रहा होगा। इसको आपने जरूरी है कि आप खुद से एंड करें। बिफोर टाइम अगर आप एंड करना चाहते हैं तो वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब इन सारी चीज़ों के साथ सिर्फ लास्टली मुझे आपको एक चीज़ और दिखानी थी कि हमारे पास कॉमन मिस्टेक्स जो आ रही होती है, जिसको एग्जामिनर ने भी अपने पास मल्टीपल कमेंट्स के अंदर मेंशन किया हुआ है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। पहली चीज क्या है जो उसने रीसेंट अटेम्प्ट में भी कमेंट यही दिया हुआ है कि पासिंग रेशियो ऑल दोस पेपर का हाई है, बट उसकी बेसिस पे एग्जामिनर्स ये चीज हाईलाइट कर रहा है कि स्टूडेंट अंडर एस्टिमेट करने लग गए हैं इस पेपर के चैलेंजेस। देखिए अगर आप ICAW के पेपर को उठाएंगे और ICAP के MSA के पेपर को उठाएंगे तो आपको अभी भी एक गैप नजर आएगी। वो गैप जब भी ICAP चाहे ब्रिज कर सकता है पेपर डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा के। वंस अगर उसने उसको ICAW लेवल पे टेस्ट करने के लिए मुश्किल बना दिया या उसने के अंदर डिफिकल्टी इंकॉर्पोरेट कर दी, तो जितना इसका पासिंग रेशियो अभी चल रहा है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी स्टूडेंट्स के पास जो उसमें पासिंग रेशियो भी अच्छा है, पेपर में चैलेंजेस होते हैं ऑल्दो, बट ऐसे हम उसको ये नहीं कर सकते कि बहुत ज्यादा उसने कोई डिफिकल्ट पेपर बना दिया, बट ग्रेजुअली ये पासिंग परसेंटेज कम हो रही है। दूसरी चीज हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, वो है कंप्लीटनेस ऑफ द आंसर। मल्टीपल टाइम एग्जामिनर ने भी ये मेंशन किया है, स्टूडेंट से जो भी फीडबैक मिला उसके अंदर भी यही चैलेंज है कि आंसर कंप्लीट नहीं होते। अब इस कंप्लीटनेस में दो चीजें। पहली चीज आपने ऑल टुगेदर पूरी रिक्वायरमेंट को ही स्किप कर दिया। दूसरी चीज जो थर्ड पॉइंट में लिखी हुई है कि आपने
ऑडिट रिस्क तो आइडेंटिफाई किए, बट जितने रिस्क आपको एज पर मार्क्स लिखने चाहिए थे वो आपने नहीं लिए। इसका मतलब हुआ क्या कि आपने कंप्लीटनेस ऑफ द आंसर को इंश्योर नहीं किया। आपने अपने लिहाज से आंसर को क्योंकि सही से प्लान नहीं किया हुआ था, तो आपको नहीं आइडिया था कि कितने ऑडिट रिस्क प्रोड्यूस करने, कितने प्रोसीजर्स प्रोड्यूस करने, कितनी बातें हमें सवाल में लिखनी है। इसी वजह से जो मार्किंग प्लान है उस डॉक्यूमेंट की सिग्निफिकेंस भी बढ़ जाती है। आईकेप की वर्कबुक में अगर आप देखेंगे तो आपके पास क्वेश्चन से पहले मार्किंग प्लान भी होता है, एग्जामिनर कमेंट्स भी होते हैं। उसका पर्पस यही है कि भाई आप जब भी सवाल को अटेम्प्ट करें, मार्किंग प्लान को देखें, एग्जामिनर कमेंट्स को देखें, और उस प्लानिंग को अपनी प्रैक्टिस के अंदर इंकॉर्पोरेट करें। कि आपके पास सवाल शुरू करने से पहले प्लान मौजूद होना चाहिए कि मुझे कितने ऑडिट रिस्क लिखने हैं, किस सीक्वेंस में लिखने हैं, कौन से रिपोर्टिंग इश्यूज पे मुझे बात करनी है, जिससे मेरी मार्किंग की कंप्लीटनेस इशू हो, कंप्लीटनेस इंश्योर हो रही हो। ये चीज मल्टीपल टाइम एग्जामिनर ने भी मेंशन की है। और हमारे पास भी होता है कि हम एक पार्ट को अटेम्प्ट कर लेते हैं, हमें लगता है हमने उसको 100% अटेम्प्ट कर लिया, फिर बाद में आके बोलते हैं कि हमारा पेपर क्यों रुका। उसका रीजन यही होता है, पहली चीज आपने उस चीज को ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया। दूसरी चीज, आपने वो चीज आइडेंटिफाई तो करी, बट आपने उस पर प्रॉपर डिस्कशन और इलेबोरेशन नहीं की। ये तीनों चारों चीजें जो है वो सीक्वेंस में ही है। कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए पहली चीज आपने रिक्वायरमेंट ऑल टुगेदर इग्नोर कर दी। सेकेंड स्टेप में आपने रिक्वायरमेंट अटेम्प्ट करी बट हाफ हार्टेडली अटेम्प्ट करी, कम पॉइंट लिखे। तीसरी चीज, जो पॉइंट्स आपने लिखे उस पॉइंट्स के अंदर आपने कंप्लीटनेस इंश्योर नहीं करी, आपने प्रॉपर डिस्कशन और इलेबोरेशन प्रोवाइड नहीं करी। दूसरी चीज, मेन स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है कि बस वो कैलकुलेशन करके जर्नल एंट्रीज बना दें, क्योंकि वो एफएफआर वाले स्टाइल में चल रहे होते हैं। जबकि एमएसए वन के अंदर मैंने बार बार ये चीज रिपीट भी करी कि आपके पास दिस इज प्रैक्टिकल पेपर। मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स को आपने एक्सप्लेन करना पड़ रहा होगा विदाउट एनी कैलकुलेशन। तो वो चीज स्किल सेट भी आपकी प्रैक्टिस से ही आ रही होगी। दूसरी चीज जो मैंने अभी बात की थी कि भाई स्टूडेंट्स जो है वर्किंग प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, जो भी आंसर के अंदर अमाउंट्स वो लिख रहे होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली उसका नतीजा क्या होता है कि आपके पास अगर तो करेक्ट फिगर नहीं है तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। पार्शियल मार्क्स मिलने की पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं होगी। एक चीज और स्टूडेंट को रियलाइज करने की जरूरत है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, जो हम स्प्रेडशीट वाले एरिया से चीजें ऊपर उठा के पेस्ट करते हैं वो एज अ टेक्स्ट पेस्ट होती है। आप ये अज्यूम ना करें कि उसके अंदर एग्जामिनर को फॉर्मूला भी नजर आ रहे होंगे, वो नीचे जाके स्प्रेडशीट एरिया को भी रिव्यू कर रहा होगा। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि जब वर्किंग्स वगैरह आप अपने पास बनाएं तो उस वर्किंग को इस फॉर्मेट में बनाएं कि वो ऐसा टेक्स्ट पेज भी हो ऊपर, तो क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा हो कौन कौन से स्टेप्स आपने किए हैं, उसमें क्या आपने मिस्टेक्स किए हैं, या कौन सी चीजें आपने उसमें सही की हैं। ताकि अकॉर्डिंगली अगर एग्जामिनर के पास पार्शियल मार्क्स अवार्ड करने की अवेलेबिलिटी होगी तो वो आपको जरूर पार्शियल मार्क्स अवार्ड करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। मेजोरिटी कमेंट्स के अंदर आपको यही नजर आएगा कि फॉर एग्जांपल कोई भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपसे पूछा गया, स्टूडेंट उसको सही से पिक नहीं किया। अगर पिक किया तो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स ऑफर नहीं किए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक लीज का क्वेश्चन है जिसमें अगर मैं लीज के आइडेंटिफिकेशन की बात करता हूँ, तो भाई उसकी इनिशियल असेसमेंट भी है, इनिशियल रिकग्निशन जिसको हम कह रहे होते हैं, देन सब्सिक्वेंट मेजरमेंट भी होती है। इनिशियल रिकग्निशन पे आपने ये भी बताना है कि भाई आरओयू कैसे मेजर होगा, करस्पॉन्डिंग लीज लायबिलिटी कैसे रिकॉर्ड हो रही होगी। सब्सिक्वेंट होगी, एसेट बैलेंस शीट पे आपकी प्रेजेंटेशन नॉन करंट करंट बाइफिकेशन किस तरह हो रही। ये सारी चीजें आपके पास जो है मैटर कर रही होती हैं, जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया। तो अब आपके पास एक ब्रॉडर ओवरव्यू इस सब्जेक्ट का अवेलेबल है, जिसमें आपके पास किस तरह इसको लेके चलना है, लेक्चर्स वगैरह के साथ अगर लेके चलना है, आपके पास कौन कौन सा मटेरियल अवेलेबल है। बुक आपके पास जो है रजिस्ट्रेशन के साथ शेयर हो रही होगी, उसके अंदर प्रॉपर समरीज कंप्लीटनेस के साथ इंश्योर हुई कि आपके पास कोई भी टॉपिक अगर आप उठाते हैं समराइज व्यू में, ऑल दो उसकी लेंथ कवर नहीं होगी, बट ब्रेथ जरूर कवर होगी, जो एमएसए वन की थीम है, दैट यू हैव टू कवर द ब्रेथ इंस्टेड ऑफ डेप्थ। इसका मतलब क्या है कि आपने किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट्स एड्रेस हुई भी हैं, उन सबको आपने एक बार गो थ्रू जरूर करना है। उसमें आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप उसकी टेक्निकलिटीज
सॉरी, वो बाबा इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन आ रही थी। तो बेसिकली जो जो पॉइंट्स अभी आपको बताए इस सेशन के अंदर, वो सारी चीजें आपके लिए बिल्कुल रेलिवेंट है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन होती है कि आपने क्या अप्रोच ले। अच्छा जी, सर अरीब के इंटरनेट में थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो हमारी डिस्कशन तो वैसे कंक्लूड हो गई है। जो भी इश्यूज आपने देखे या चैलेंजेस इस पेपर के देखे, वो ओवरऑल डिस्कस हो गए हैं। अगर किसी का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, वो हम एड्रेस कर देते हैं, वरना पे कंक्लूड करते हैं। क्योंकि लेक्चर आवर्स कोई पर्टिकुलरली कैलकुलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस मटेरियल है, अच्छे खासे आई कैप के सवाल हैं, इनफैक्ट दो तीन तो कंप्लीट पास पेपर भी हमने डाले हुए हैं, तो वो ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस की बात करें तो बहुत ही कम लेक्चर्स आवर्स होंगे, क्योंकि बता रहा हूँ मैं आपको, तकरीबन 15-20 मिनट्स के एक एक स्टैंडर्ड कवर हुआ हुआ है। बड़े स्टैंडर्ड्स कंसोलिडेशन का एरिया हो गया, IFRS 15 हो गए, ये भी कोई 2.5 घंटे इस तरह करके इनका टाइम ड्यूरेशन है, तो कोई बहुत ज़्यादा लेक्चर आवर्स है नहीं। अच्छा, स्टूडेंट ने एक पूछा, लॉ और SPM के साथ क्या MS1 देना चाहिए? तो बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल फाइनल अटेम्प्ट है आपकी तो बिल्कुल ट्राई करना चाहिए। MS1 में बहुत ज़्यादा हमारा टाइम भी नहीं लगता। इवन अगर आप लास्ट के 3 मंथ्स भी दे देंगे ना, इजीली ये आप इसको कवर कर सकते हैं। प्रोवाइडेड के फिर सेशन लेना ज़रूरी इसलिए हो जाएगा ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम प्रिपरेशन हो सके। एक टाइम टेबल की रिक्वेस्ट की है स्टूडेंट ने, कि ताकि उन लोगों के पास एक ट्रैक रहे कि कब क्या चीज़ कवर करनी है। वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे हम। अभी बना हुआ नहीं है इस तरह का, लेकिन बिल्कुल इस तरह की चीज़ एक प्रोवाइड कर देंगे ताकि एक फ्लो आप लोगों को पता चल जाए, नंबर वन, कि क्या क्या लेक्चर्स या कौन कौन से टॉपिक्स पहले पहले लेने हैं और कब तक आपकी क्या चीज़ कवरेज हो जानी चाहिए। तो ये भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी कैलकुलेशंस, एक क्वेश्चन ने एक स्टूडेंट ने पूछा क्या कॉम्प्लेक्स आती हैं? तो कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आती जैसे CFEP में आती हैं। यहाँ मेनली जो है ना, वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस है।
और किस तरह आप कॉम्प्रीहेंड करते हैं चीज़ों को, किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस है। और किसी का तो कोई सवाल नहीं है। बाकी आप लोगों को कोई बाद में भी चीज़ लगती है पूछने वाली, तो आप लोग हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, तो हम एड्रेस कर देंगे।